कर्नल पुरोहित आपको पता होगा। कर्नल पुरोहित ने एक मीटिंग में ऐसा कहा, इंग्लिश में कहा था, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट आवर्स, दिस नेशन इज नॉट आवर्स, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसे नॉकडाउन करना यही काम है। ये वाक्य किस मीटिंग में उसने कहा, उसका संदर्भ क्या था, इस बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो मालूमात है उसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य भी दिखाया गया कि ये जो संविधान है हमारा संविधान नहीं है, ये राष्ट्र हमारा नहीं है, ये संविधान को तोड़ना यही हमारा काम है। ये वाक्य लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने फरीदाबाद में अभिनव भारत की एक मीटिंग हुई थी जनवरी 2008 में, तो उस मीटिंग में वो ये वाक्य बोला गया था। तो ये अभिनव भारत क्या है? तो अभिनव भारत ये आरएसएस का निचोड़ है। आरएसएस हम समझते हैं एक ब्राह्मण्यवादी संगठन है, बहुजनों के खिलाफ है। वैसा तो आरएसएस है ब्राह्मणों के हित के लिए काम करने वाला और ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया संगठन है। लेकिन वो झूठ मूठ लोगों को ये हिंदू संगठन है ये बताते हैं, ये पूरा झूठ है। ये इसलिए बताते हैं कि वो आम बहुजन हिंदू नौजवानों को बहकाए और उनको मुस्लिमों के पीछे लगाए और दंगों में उनका इस्तेमाल कर ले, इसलिए वो हिंदू संगठन ऐसा बताते हैं। लेकिन आरएसएस ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का संगठन है। वो मुसलमानों के खिलाफ है, ये जो बताते हैं ये भी पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। वो मुसलमान के जो मुद्दे हैं उनका सिर्फ बहुजन हिंदुओं का ध्यान, अपनी जो भी कार्रवाई ब्राह्मणों की चली है, जो भी षड्यंत्र चले हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए वो बताना चाहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ हैं। सच देखें तो आरएसएस ये दलितों के और बहुजन हिंदुओं के खिलाफ है। उनकी आज तक कोशिश रही है कि दलितों को और बहुजनों को हमेशा की तरह पिछड़ा रखें और उन पर हमेशा वो वर्चस्व बना रखे, और इस उद्देश्य से वो आज तक काम करते आए हैं। उनके जो सबसे बड़े गोलवलकर गुरुजी थे, उनकी किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस का उद्देश्य क्या है। गोलवलकर गुरुजी बोलते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है, कि जिस जाति व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं और बाकी सब कनिष्ठ हैं, ये जाति व्यवस्था ईश्वर निर्मित है, ये खुदा ने पैदा की है। और पिछले जन्म में हमारे जो कर्म और हमारे जो काम होते हैं, अच्छे बुरे काम होते हैं, उस आधार पर इस जिंदगी में हमें जात मिलती है, ऐसा कहना है गोलवलकर गुरुजी का। आरएसएस कभी भी संविधान का उसने समर्थन दिल से नहीं किया है। जब हमें बताते हैं कि आरएसएस हमेशा संविधान के और बाबा साहब के खिलाफ है, तो कुछ लोग आके हमें बताते हैं कि आप ऐसा कैसा कहते हैं। आजकल देखो
आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर को और संविधान को अपने सर पर बिठा के रखा है। भाइयों, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है। एक तरफ आरएसएस ऐसा बोलती है और आरएसएस में के कट्टर ब्राह्मण्यवादी अभिनव भारत नाम का एक संगठन निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अभिनव भारत में जो हैं वो आरएसएस के कट्टर ब्राह्मण्यवादी लोग हैं। यानी थोड़े में मैं इतना ही बताऊंगा कि अभिनव भारत ये आरएसएस का निचोड़ है। तो आरएसएस ने तो उनका उद्देश्य क्या था? ये किसने इसके जो प्रमुख दो नेता थे वो थे दयानंद पांडे और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। उनका उद्देश्य क्या था? उनके जो भी मीटिंग्स हो गए वो मीटिंग से स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य था कि इस संविधान को तोड़ना, इस संविधान के आधार पर जो लोकतंत्र बना है उसे खत्म करना और वेदों के और मनुस्मृति के आधार पर आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र या ना ब्राह्मण्यवादी हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। तो उन्हें ब्राह्मण्यवादी राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए उन्होंने यह संगठन बनाया था। उसके लिए वो क्या क्या करते थे? उसके लिए वो देश भर में मीटिंग्स लेते थे। ये संगठन 2002-2003 में बना। उसके बाद 8-9 साल इनका काम चलता रहा। इनके मीटिंग्स जम्मू में हुई, इनकी मीटिंग कलकत्ता में हुई, इनकी मीटिंग दिल्ली में हुई, फरीदाबाद में हुई, भोपाल में हुई, इंदौर में हुई, उज्जैन में हुई, पुणे में हुई, नासिक में हुई, देवलाली में हुई। कई सारे मीटिंग देश भर में हो गए। इन मीटिंग में वो जो कट्टर ब्राह्मण्यवादी उस एरिया के हैं उनको बुलाते थे और उनको बताते थे कि हम ये हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तुम्हारा सहयोग चाहिए। तो इस मीटिंग में जो आते थे कट्टर ब्राह्मण्यवादी, वो सिर्फ बीजेपी के नहीं थे, वो हर पार्टी के थे। अलग अलग पार्टी के लोग थे लेकिन कट्टर ब्राह्मण्यवादी थे। और ये मीटिंग जो होती थी वो खुफिया मीटिंग्स होती थी। ऐसी 20-30 मीटिंग्स हो गई। लेकिन इसमें एक गलती उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। जो दयानंद पांडे उनके गुरु थे, उनको एक आदत थी हर चीज़ का रिकॉर्डिंग करे। तो दयानंद पांडे ने ये जो भी मीटिंग्स हुए थे वो मीटिंग्स का एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग किया या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग किया और ये अपने लैपटॉप में रख दिया। तो इससे हमें आगे जा चल के कैसा फ़ायदा हुआ मैं आगे बताऊंगा। तो पहला काम ये करते थे कि हर जगह मीटिंग्स लेके लोगों को इकट्ठा करके उनका समर्थन लेते थे ब्राह्मण्यवादी राष्ट्र के लिए। दूसरा काम क्या करते थे? उनको पता था इतने बड़े भारत देश को, उसका लोकतंत्र, उसका संविधान तोड़ना, उसका लोकतंत्र खत्म करना ये मामूली बात नहीं है। हम सिर्फ ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बाहर की फॉरेन कंट्रीज, परराष्ट्र की मदद लेना शुरू किया। वो नेपाल गए। नेपाल के तब किंग थे, राजा थे, उनसे बातचीत की, उनका समर्थन प्राप्त किया। वो इज़राइल गए। इज़राइल के सामने 4 मांगे रखी। इज़राइल ने हिंदू राष्ट्र को मान्यता दे के यूनो में वो सवाल उठाने का ये मुद्दा उनका माना नहीं। बाकी जो उनके मुद्दे थे कि उनको ट्रेनिंग देना, उनको हथियार देना, उनको बारूद देना, ये सब उन्होंने मंजूर कर लिया। फिर उन्होंने मदद ली नागा रिबेल्स, नागा जो बंडखोर बोलते हैं, नागा रिबेल्स। जो नागा लोग हैं वो जो अपनी भारत सरकार है उसे मानते नहीं है, संविधान से बनी हुई सरकार को मानते ही नहीं। उनका अपना पैरेलल गवर्नमेंट, समांतर गवर्नमेंट है और उनको कंट्रोल करने के लिए
आर्मी भेजी जाती है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जब वहाँ भेजा गया तो लेफ्टिनेंट कर्नल ने उनको कंट्रोल करने के बजाय उनसे हाथ मिलाया और उनसे 7 साल का करार किया कि 7 साल तक हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे और 7 साल तक तुम हमारे ब्राह्मण्यवादी राज्य बनाने की जो कोशिश है उसे मदद करेंगे। तो उनका दूसरा काम ये चला था कि परराष्ट्र की और देश के जो दुश्मन हैं उनकी मदद लेना, और तीसरा काम कर्नल पुरोहित कर रहे थे। कर्नल पुरोहित आर्मी इंटेलिजेंस में थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो कश्मीर में थी, तो उनको काफ़ी पैमाने पर आरडीएक्स मिलता था कुछ काम करने के लिए। तो वो आरडीएक्स वो चुरा के उसमें का 60 किलो आरडीएक्स वो पुणे ले आए। इतना आरडीएक्स, 60 किलो आरडीएक्स यानी बहुत बड़ा आरडीएक्स होता है, उससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो ये आरडीएक्स उन्होंने रखा और जो देश भर में ब्राह्मण्यवादी संगठन के नौजवान हैं वो नौजवानों को उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, बम बनाने का ट्रेनिंग देना शुरू किया और उनको ट्रेनिंग दे के हर एक को उन्होंने थोड़ा थोड़ा आरडीएक्स दिया और कहा कि जितने बम धमाके करना कर दो। तो आप 2003 से 2008 उस वक़्त का अगर नज़ारा सामने लाएंगे तो आपको पता चलेगा 2003 से 2008 तक हर महीने 2 महीने में बम धमाके होते थे और उन बम धमाकों के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार पकड़ा जाता था, मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया जाता था और मुस्लिमों को बदनाम किया जाता था। ये करने में उनको किसने मदद की? ये करने में अभिनव भारत को आईबी नाम का अपना जो गुप्तचर संगठन है उसके लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। ये गुप्तचर संगठन पूरी तरह से ब्राह्मणों ने काबिज कर लिया है पहले से। इस आईबी ने और मीडिया में जो ब्राह्मण छुप के बैठे हुए हैं, मीडिया का जो संपादकीय विभाग होता है, एडिटोरियल सेक्शन होता है, उसमें 90% लोग ब्राह्मण छुप कर बैठे हैं। तो इन्होंने मिलके मुस्लिमों पर ये दोष लगाया, किया इन लोगों ने, और दोष लगाया मुस्लिमों पर, बदनाम किया मुस्लिमों को। तो एक काम अपना लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने किया और ये सिलसिला कब तक चलता रहा? बम धमाके होते थे, दूसरे दिन मुस्लिम संगठनों के नाम आते थे, 4 दिन के बाद कुछ मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किए जाते थे, उनको बुरखे डाल के उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता था, ये सब फोटो आते थे। उसके कुछ दिन बाद चार्जशीट भेजी जाती थी और लोग एक धमाका बोले ना बोले तब दूसरा धमाका होता था और वही जो कहानी है वो दोहराई जाती थी। ऐसा 5-6 साल चला था। और यहाँ के जो आम हिंदूज हैं, आम जो आवाम है, इनका यकीन होते जा रहा था कि हम कितना भी बोलें कि सब मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन बम धमाके तो वही कर रहे हैं, ऐसा आम हिंदुओं का धीरे धीरे यकीन होते जा रहा था। और सितंबर 2008 में मालेगांव का दूसरा ब्लास्ट, या मालेगांव 2008 का जो ब्लास्ट कहते हैं वो ब्लास्ट हो गया। हमेशा की तरह आईबी आ गई। आईबी ने करकरे को बोलने की कोशिश की कि भाई ये सब संगठन है, ये कौन सा है, सिमी है, ये हुजी है, एलईटी है, इनके लोगों ने किया है, तो आप इन लोगों को अभी अरेस्ट करना शुरू करो। करकरे बहुत ईमानदार आदमी था, खुदा को डरने वाला आदमी था। उसने बोला मैं सबूत के बगैर कुछ भी काम नहीं करना चाहता।
मैं मेरे तरीके से काम करूँगा, जो कानून में लिखा है, जो मुझे ट्रेनिंग में पढ़ाया गया है, उसी मुताबिक मैं काम करूँगा। तो वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के तरह उसकी तहकीकात करने लगे। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वहाँ की उन्होंने तहकीकात की। वहाँ उनको एक मोटरसाइकिल मिली, उसकी जांच अच्छी तरह से उसका निरीक्षण जांच करने के बाद उनको पता चला इसी बाइक पर, मोटर बाइक पर ये बम लदे थे और उसी से स्फोट हो गया, उसी से धमाका हो गया। उन्होंने उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश की तो उसके मालिक कौन निकले? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अरेस्ट किया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन उनको जब अरेस्ट हुई तो वो घबरा गई और उन्होंने बाकी लोगों के नाम बोलना बताना शुरू किया। तो फिर करकरे ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे, श्यामलाल कोई तो नाम था, समीर कुलकर्णी, ऐसे सब लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। ध्यान में रखिए सब लोग ब्राह्मण थे। और इनको अरेस्ट करने के बाद ऐसे 11 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी बात अगर क्या हुई तो उन्होंने उसमें से दयानंद पांडे और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से 3 लैपटॉप बरामद किए। एक लैपटॉप बरामद किया कर्नल पुरोहित से और 2 लैपटॉप बरामद किए कर्नल दयानंद पांडे से। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का जो लैपटॉप था उसमें अभिनव भारत की पूरी जानकारी थी। वो जो भी संगठन है उसकी पूरी जानकारी थी। और दयानंद पांडे का जो लैपटॉप था उसमें मैंने पहले जो शुरू में बताए जो 30-40 मीटिंग हो गई, वो सब मीटिंग के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग थे। जब करकरे ने देखना शुरू किया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस संगठन को, जिन लोगों को हम देशभक्त समझते हैं, जिन लोगों को हम राष्ट्रवादी समझते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा देशद्रोही हैं। ये जब उनके बाद ध्यान में आई और उनको समझ में आया तो वो जो 3 लैपटॉप थे उसमें वीडियो और ऑडियो के 48 क्लिप थे। और वो 48 क्लिप में से जब वो जिंदा थे तब वो एक एक क्लिप देखते थे, उसमें जिनकी शक्लें दिखती उनको बुलाते थे, उनसे पूछताछ करते थे और उनको अगर शक आया कि इसका इसमें इस साजिश में हिस्सा है तो उन्हें अरेस्ट करते थे। ऐसे 5 क्लिप्स उन्होंने देखे थे। हर काफ़ी लोगों को अरेस्ट की थी, कुछ लोगों को बुला के पूछताछ की थी। और 43 यानी 43 क्लिप्स देखने बाकी थे। ये ब्राह्मण लोग डर गए। उनको ये डर लगा कि अगर उन्होंने सब क्लिप्स देख लिए तो अपना जो भंडा फूट जाएगा, अपना पर्दाफाश हो जाएगा और आज तक हमने जो बड़ा इतना इमला बना के रखा है अपने देशभक्ति का, वो गिर जाएगा। तो ये घबरा गए और इन्होंने इसकी तहकीकात ना हो, पूरी तहकीकात ना हो, इसलिए उन्होंने उन पर दबाव लाने की कोशिश की, उन पर हर तरह का दबाव लाया, लेकिन करकरे नहीं दबे। करकरे ने करना देखना शुरू ही किया। तब उन्होंने आखिर में फैसला किया कि अभी एक ही रास्ता है, अभी एक ही रास्ता है, वो रास्ता है करकरे को ख़त्म करना। जो मीटिंग मैंने बताई फरीदाबाद में हुई थी और जिसमें कर्नल पुरोहित ने संविधान को ख़त्म करने की बात की थी, उसी मीटिंग में एक ऐसा भी फैसला किया गया था कि जो
कोई व्यक्ति हमारे आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र के निर्माण में अड़ा आएगा उसे खत्म किया जाएगा। ये डिसीजन भी उसी मीटिंग में लिया था और उस डिसीजन के तहत उन्होंने करकरे को मारने का फैसला किया। और जब बॉम्बे का 26/11 का अटैक हुआ, उस अटैक का फ़ायदा लेके उन्होंने करकरे को ख़त्म किया। अभी ये बातें बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। थोड़ा मैं इतना ही बताऊंगा कि बम्बई का जो एलईटी का अटैक होने वाला था उसकी आईबी को पूरी जानकारी थी, उनके टेलीफोन नंबर भी उनके पास थे, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ एक्शन नहीं ली। जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस को नहीं दी, ये हमला होने दिया क्योंकि वह हमला उनको चाहिए था। और इधर हमला उधर होने दिया होटलों पर, और अंदर ताज ओबेरॉय पर जो हमला हुआ वो एलईटी के लोगों ने किया। लेकिन सीएसटी, कामा और रंगभवन लेन में अंदर जो हमला हुआ वो अभिनव भारत और आरएसएस के लोगों ने किया, वो करवाया गया। इसका फायदा लेके वो किया और उसमें करकरे को मार डाला। ये बहुत बड़ी कहानी है। मेरी 2 किताबें इस पर निकली हैं, हु किल्ड करकरे और दूसरा है 2611 प्रोब व्हाई जुडिशियरी ऑल्सो फेल्ड, न्याय संस्था भी क्यों चुप रही। ऐसा उसका मतलब है। आज तक किसी भी न्यायालय ने उसके खिलाफ मुझे पूछा नहीं है, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो सच है। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा मालूमात चाहिए होगी तो ये 2 किताबें पढ़िए, क्योंकि वो किस्सा बहुत बड़ा है। अगर अभी तो इधर करकरे खत्म हो गए, करकरे को उनकी हत्या हो गई और उसके साथ ये मालेगांव 2008 का उसकी जो जांच चली थी वो भी वहीं के वहीं रुक गई, वो आगे बढ़ी ही नहीं। जो 43 जो पूरे क्लिप्स थे वो क्लिप किसी ने देखे नहीं, वो कोर्ट के सामने भी नहीं लाए गए। लेकिन एक बात हो गई, ये जांच रुकी, करकरे मारे गए, फिर भी एक अच्छी बात ये हो गई कि करकरे ने जो बातें सामने लाई थी, जो कुछ बातें कोर्ट के सामने रखी थी, जो बातें प्रेस में या मीडिया में आई थी, उससे लोगों को शक आने लगा कि जो इतने साल बम धमाके हो रहे थे ये मुस्लिमों ने किया, ये कोई सच नहीं लग रहा। तो फिर गवर्नमेंट पर प्रेशर आने लगा कि जो ये 3, 4, 5 धमाके हैं उनका री इन्वेस्टिगेशन यानी फिर से उनकी तहकीकात करो। तो गवर्नमेंट को मजबूरी से बोल रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट को मजबूरी से ये 3-4 ब्लास्ट यानी समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद और मालेगांव 2006 की जो पहला हुआ था, इनकी फिर से जांच करवानी पड़ी। और जब इनकी फिर से जांच हुई तब वो जांच में ऐसा पता चला कि पहले जो मुसलमान अरेस्ट किए गए थे, पहले मुसलमान जिनके खिलाफ चार्जशीट भेजी गई थी, वो सब बेगुनाह थे। और फिर से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि इन चारों केसेस में अभिनव भारत, आरएसएस, जय वंदे मातरम, बजरंग दल और सनातन संस्था के टेररिस्ट थे। इसे ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं दी गई इन बातों को, लेकिन सिर्फ उनके नाम नहीं है। चार्जशीट अगर इन केस की देखेंगे तो उसमें सिर्फ उनके नाम नहीं है, उनका पद क्या था आरएसएस में वो भी लिखा है। अमुक अमुक जोशी इस जिले का आरएसएस का प्रचार प्रमुख, अमुक गुप्ता इस जिले का आरएसएस का प्रचार प्रमुख, ऐसे उनके पद भी लिखे थे। यानी आरएसएस का
आरएसएस का इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर शिक्कामोर्तब, इस पर मोहर लग गई। इन चार में से अजमेर शरीफ ब्लास्ट है, उसका कोर्ट में भी फैसला हो गया और कोर्ट ने आरएसएस के 3 टेररिस्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी क्या बोलते हैं उसको, आजीवन कारावास की सजा दे दी। यानी कोर्ट में फैसला हो के आरएसएस के लोगों को पनिशमेंट होने की ये पहली केस है और इससे आरएसएस के टेररिज्म पर मोहर लग गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ केसेस ऐसे थे कि वो आप ही निकल आए। यानी जैसे कि मैंने बताया, कर्नल पुरोहित ने शॉर्ट टर्म अलग अलग ब्राह्मण्यवादी संगठनों के नौजवानों को 2-4 दिन का 8 दिन का ट्रेनिंग देके बस ब्लास्ट करने भेजे थे। लेकिन उसमें के कुछ लोग जब बम बनाने लगे तो बम बनाते समय वो फट गए और वो मर गए। ऐसे वाक़ये कहाँ कहाँ हुए? नांदेड़ में हुआ, कानपुर में हुआ। नांदेड़ में बजरंग दल और आरएसएस के लोग बम बनाते थे, वो फट गया और 2 लोग मर गए, 2 लोग जख्मी हो गए। वही बात कानपुर में हुई, यूपी में, उसमें बजरंग दल के 2 लोग बम बनाते समय मर गए। वही बात कन्नूर में हुई, केरला में, वहाँ आरएसएस के लोग बम बनाते हुए मर गए। ये तीनों भी वाक़ये 2008 में हुए। चौथा वाक़या 2009 में हुआ, मडगांव गोवा में। वो RDX से एक बम बना के वो बम रखने जा रहे थे। और कहाँ रखने जा रहे थे? दिवाली के पहले दिन गोवा में एक ऐसा दिन होता है कि तब सब हिंदू एक जगह इकट्ठा होते हैं। उस जगह रखने के लिए जा रहे थे सनातन संस्था के लोग, तो रखने के पहले ही धमाका हो गया और वो मर गए। तो ये जो 4 मैंने किस्से बताए, इसमें तो वो रंगे हाथ ही पकड़े गए, उसके लिए कुछ सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह आज के तारीख में आरएसएस और उनका जो संघ परिवार है, उनके खिलाफ 18 बम धमाके के केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं। उसमें से 3 केसेस के निकाल लगे हैं और तीनों में सज़ा हुई है। एक मैंने जैसा बताया अजमेर की केस, दूसरी ठाणा की और तीसरी वाशी की। मुझे यकीन है इसी तरह बाकी जो भी धमाके हुए हैं उनकी ईमानदारी से और सही तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन हो गया, तहकीकात हो गई, तो उस सब में यही संगठन पाए जाएंगे। और इसके सब के पीछे जो RDX देने वाला है, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का ही नाम आ जाएगा। लेकिन आज तक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को सिर्फ करकरे ने जो 2008 के मालेगांव केस में अरेस्ट किया है, वो एक ही केस में उसको अक्यूज दिखाया गया है। अगर सिर्फ एक ही केस में होगा तो भी उसके खिलाफ काफ़ी और पुख्ता सबूत है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके मीटिंग का उन्होंने किया हुआ रिकॉर्डिंग। देखो, जब खुद के मीटिंग का खुद ने किया हुआ रिकॉर्डिंग पुलिस को आता है तो उससे बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता। तो आज लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ कम से कम 4-5 मीटिंग में साजिश करने के, बम धमाका करने के सबूत आज हैं। और इतना होने के बावजूद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। यह बहुत दुर्भाग्यवश बात है और ये बहुत इससे आश्चर्य होता है कि इतना सबूत, पुख्ता सबूत होने के बाद उन्हें कैसे छोड़ा गया।
और जब उन्हें छोड़ा गया तब मीडिया ने और खुद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने ऐसा कहना शुरू किया कि मैं अभिनव भारत में नहीं था, मैं आर्मी का इंटेलिजेंस अधिकारी के हैसियत से खुफिया जानकारी लेने के लिए वहाँ गया था। अगर ये था, अगर आप खुफिया जानकारी लेने के लिए वहाँ गए थे तो पहला सवाल मैंने उनको ऐसा किया, मेरा एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर आई थी, उस पर मैंने उनको कहा था कि कब से इंडिया में, भारत देश में आर्मी को सिविल सोसाइटी में वॉच रखने की या निगरानी रखने की उनको परमिशन नहीं है। कभी भी आर्मी के लोग सिविल सोसाइटी पर नज़र नहीं रख सकते। तो ऐसे हालत में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को किसने परमिशन दी कि यहाँ के सोसाइटी पर नज़र रखने की? तो ये पहला सवाल है, उसका जवाब ये नहीं दे सकेंगे। दूसरी बात ये है, कि उन्होंने कहा कि मैं खुफिया एजेंट यानी स्पाई के हैसियत से वहाँ जाता था। अगर वो स्पाई के हैसियत से वहाँ जाते थे तो उनका वहाँ का रोल जो था चोरे छुप के जाना चाहिए था, डर के मारे बैठना चाहिए था, डर के सहम के बैठना चाहिए था। लेकिन जब हम वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो लगता है ये सहमे नहीं है, ये डरे नहीं है। पूरी जो मीटिंग है वो उन्होंने खुद ही कंडक्ट की है। इसका मतलब वो वहाँ उनकी जानकारी लेने के लिए नहीं गए थे, वो उसके मास्टरमाइंड थे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती थी वो मेरे सुपीरियर ऑफिसर को मैं देता था। ये भी गलत है। अगर ये सुपीरियर ऑफिसर को देते थे तो पहली मीटिंग हो गई जनवरी 2008 में और धमाका हुआ सितंबर में। तो ये 8 महीने क्या कर रहे थे? तो उन्होंने जो बताया कि मैं अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देता था, ये गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में 3 दिन जो उनकी इंक्वायरी हुई थी और वो इंक्वायरी का जो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिया था, वो रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ इंडियन एक्सप्रेस में आए। तो उसमें ऐसा बताया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कभी भी अभिनव भारत की जानकारी इसे नहीं दी, गवर्नमेंट को नहीं दिया, अपने सुपीरियर ऑफिसर को नहीं दी। इसका मतलब है ये जो सब बोल रहे थे ये सब गलत था। इसके बावजूद उनको जमानत पर छोड़ा गया, साध्वी प्रज्ञा सिंह को छोड़ा गया। ऐसा लगता है जब एक सैलियन, रोहिणी सैलियन करके गवर्नमेंट प्लीडर हैं, उन्होंने करकरे के साथ काम किया था, उनको इस केस की पूरी जानकारी थी। जब सैलियन ने इस केस में अंदर घुसने की कोशिश की, उसमें जो भी सामने बातें आई हैं, उजागर हुई हैं, वो कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की, तो ये नए गवर्नमेंट ने उनको एक संदेशा भेज दिया कि आप इसमें ज़्यादा अंदर मत जाइए, आप थोड़ा दूरी रहिए। फिर भी सैलियन नहीं सुनी, उन्होंने अपना काम शुरू रखा, तो ये गवर्नमेंट ने उनको निकाल ही दिया। ये तो बेशर्मी की हद हो गई। तो ऐसी ये सब बातें हैं, इससे ऐसा लगता है कि ये जो आईबी है, जो आरएसएस है और ये जो गवर्नमेंट है, ये नहीं चाहते कि ये 2008 मालेगांव के केस की तहकीकात पूरी तरह हो। ये नहीं चाहते कि ब्राह्मणवादियों का जो साजिश है वो साजिश लोगों के सामने आए। वो नहीं चाहते कि ये ब्राह्मणवादी जो खुद को देशभक्त समझते हैं वो देशद्रोही, नंबर 1 के देशद्रोही हैं, ये बात नजर सामने आए। तो इसलिए वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यहाँ जिम्मेदारी अपनी बनती है